नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी की जानकारी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का धान विषय, जिसमें हम दर्शकों को पूसा संस्थान द्वारा विकसित धान की नई किस्मों एवं धान की सीधी बुवाई की जानकारी देंगे। पूसा व्हाट्सएप एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम सीधा किसानों से जुड़ते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजते हैं, जिसका समाधान हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उनको उपलब्ध कराते हैं और कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा इस अंक के अंत में मौसम खबर। पूसा संस्थान द्वारा विकसित बासमती सहित अन्य धान की किस्में किसानों के बीच अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत लोकप्रिय है। जी, और गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूसा संस्थान द्वारा विकसित धान की कुछ किस्मों को देश को समर्पित किया था। इन किस्मों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1401। ये तीनों किस्में मिलाकर के करीब 95% रकबा बासमती का इन्हीं 3 किस्मों के अंदर आता है। अब इन तीनों ही किस्मों में 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट या BLB के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी फफूंद जनित बीमारी है जिसको हम ब्लास्ट, झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों की वजह से इन तीनों किस्मों में काफी नुकसान होता है, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका प्रयोग करते हैं BLB का नियंत्रण करने के लिए, और ट्राइसाइक्लाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट की बीमारी या झोंका रोग या गर्दन तोड़ का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें किसान का खर्चा भी होता है 3000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास जो है, और कई बार दवाओं का अवशेष चावल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से जब चावल हमारा निर्यात होता है, और खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चावल का, बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था, जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी BLB और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। तो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है। पैदावार उसकी 5 क्विंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोगरोधी क्षमता विकसित की गई है। इसी तरह से पूसा बासमती 1121 का सुधार करके जो हमने किस्म बनाई है वो है पूसा बासमती 1885। यह भी पककर तैयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूसा बासमती 1121 को लगता है। पकाने के बाद चावल की लंबाई, चावल का फैलाव उतना ही होता है जितना 1121 में होता है, और इस किस्म में भी झोंका रोग और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है जी। इसके बाद जो तीसरी किस्म है हमारी पूसा बासमती 1401, उसका सुधार करके बनाई गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं, और इस किस्म में इसकी अवधि करीब 155 दिन की है, बीज से लेकर बीज तक, और उतना ही समय करीब लगता है 1401 को पककर तैयार होने में, और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी दानों में तूण पाया जाता है 1401 में, और 1886 में भी तूण आता है। मुख्य रूप से इसी किस्म का चावल जो है यूरोपियन यूनियन के देश में निर्यात किया जाता है। तो इसमें भी पत्ती की झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। अब ये तीनों किस्में बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पकाने की बीमारी
एक प्रमुख बीमारी है जो बासमती की तकरीबन सभी किस्मों में लगती है, चाहे वो 1401 हो, 1121 हो, 1509 हो, सब में बकाने प्रमुख रूप से आती है। और बकाने का बड़ा एक रोचक इतिहास है। बकाने एक जापानी शब्द है और बकाने का अर्थ होता है मूर्ख। तो जो बकाने ग्रसित पौधे हैं उनको मूर्ख पौधों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख पौधों की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है समाज में उसकी पहचान एक अलग से बन जाती है, वो सबसे अलग दिखता है, अलग रहता है। तो ये बकाने से जो ग्रसित पौधे हैं वो लंबे हो जाएंगे, हल्के पीले रंग के हो जाएंगे और बाद में चल करके सूख जाते हैं। और खेत में आप सड़क से जा रहे हैं तो ये पौधे अलग से खेत में आपको दिखेंगे, पूरे खेत को खराब कर देते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी एक पुरानी किस्म थी पूसा बासमती 1 मुच्छल जिसको जानते थे, तो मुच्छल बहुत दिनों तक किसान भाइयों ने लगाई, उसमें बकाने बहुत कम आती है। उसी तरह से कुछ और किस्में हमने चिन्हित की हैं जिसमें बकाने नहीं आती है और उन गुणों को अब हमने पूसा बासमती 1509 में, पूसा बासमती 1121 में और 1401 में स्थानांतरित किया है। लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से रहेगा कि ये बकाने की बीमारी जो है वो बीज जनित है और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है। अगर मिट्टी से भी हो सकती है, साथ साथ बीज से भी हो सकती है। तो बीज का उपचार जरूर आप करें, बिना बीज उपचारित किए उसकी पौध न लगाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। तो इससे एक प्रभावी नियंत्रण होगा। और दूसरा यह है कि ये किसान भाई अगर बासमती और गैर बासमती दोनों किस्में लगाते हैं तो जिस खेत में इस साल बकाने आया है उसमें किस्म को बदल दीजिए, उसमें गैर बासमती किस्म लगा लीजिए और बासमती वाले को दूसरे खेत में लगा दीजिए, तो इससे भी नियंत्रण में मदद मिलेगी काफी। अब दूसरी बात, एक और जो अनुसंधान की जो मुख्य दिशा है उसमें धान की सीधी बिजाई। जैसा कि आप जानते हैं जब रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40%, 35 से 40% पानी की बचत होती है। लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है और उसके नियंत्रण के लिए हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसी नई किस्मों का विकास हमने किया है जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा है जो कि हर तरह के खरपतवार को मार देती है। लेकिन धान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी किस्में भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त होगी और ये शोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग पहुंचाएंगे। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। संसाधनों के दक्ष उपयोग हेतु धान की सीधी बुवाई यानी डायरेक्ट राइस के प्रति आजकल किसानों का रुझान बढ़ रहा है। धान की सीधी बुआई की विधि, लाभ, खरपतवार नियंत्रण एवं उचित फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से बात करने के लिए आया हूं धान की सीधी बिजाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718 ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं, और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है, और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। इसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं, और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं, और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है, और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पैरी बैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें। 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। चाहे आप धान की सीधी बिजाई से खेती कर रहे हों या रोपाई विधि से खेती कर रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2017 से यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन्होंने जो हमारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग हम फफूंद नाशी के रूप में करते हैं, खासकर जो झोंका रोग या ब्लास्ट की बीमारी, गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए
एक दवा ट्राईसाइक्लाजोल हम प्रयोग करते हैं। तो ट्राईसाइक्लाजोल का अवशेष जो चावल के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा को यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm कर दिया है, जो कि बहुत ही कम है। उससे कम मात्रा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं की जा सकती है। और ऐसी अवस्था में अगर यह अवशेष पाया जाता है ट्राईसाइक्लाजोल का, तो चावल की खेप को निरस्त कर दिया जाता है। और आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से कई सारे जो हमारे चावल के निर्यातक हैं बासमती चावल के, वो धान की खरीद आपके खेत से कटाई से पहले ही सैंपल लेकर के जाते हैं, उसमें अवशेष की एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें ट्राईसाइक्लाजोल नहीं है तभी वो खरीद करते हैं और उसके लिए आपको 100 रुपये प्रति कुंटल का प्रीमियम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग न करें जहां तक संभव हो सके। मैं जानता हूं कि यह दवा सस्ती आती है और काफी कारगर दवा है, प्रभावशाली दवा है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग अगर सही मात्रा में, सही समय से, सही तरीके से किया जाए तो उसके अवशेष होने की संभावना नहीं रहती है, जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अच्छी सस्य क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग आपको करना है और प्रिवेंटिव रूप में करना है, तो इसे गाभे में जब बाली आती है उसमें इसका छिड़काव कर दें तो तब से लेकर के कटाई में करीब करीब 40 दिन का अंतराल रहता है। इसका अवशेष मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसके बाद जो आप एक दवा का छिड़काव करें झोंका रोग के लिए या गर्दन तोड़ के नियंत्रण के लिए, उसमें कई और दवाएं हैं जिनके ऊपर उतना आपको प्रतिबंधित नहीं है, जिसमें कि आपको नेटिवो है, इसको आप या एमी स्टार गोल्ड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राईसाइक्लाजोल कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्राईसाइक्लाजोल जब प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग और कटाई के बीच में कम से कम 30 से लेकर के 45 दिन का अंतराल हो, तब फिर इसका अवशेष मिलने की संभावना नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करिए कि आप इसका प्रयोग करिए ही नहीं, और 4, 5, 6 जिले जहां से यूरोप में चावल निर्यात किया जाता है उन क्षेत्रों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे चावल निर्यातक बंधु हैं उनसे, कि इन क्षेत्रों में ट्राईसाइक्लाजोल फ्री बासमती राइस की खेती के बारे में कैंपेन करें और किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको उसके लिए अधिक दाम दें। पहले से एक तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो किसान निश्चित रूप से ट्राईसाइक्लाजोल से अवशेष मुक्त चावल पैदा करने में सफल होंगे और हमारा निर्यात जो यूरोप में करीब 4 से 5 लाख टन चावल जाता है उसमें हमारी कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमने जाना कि धान की सीधी बुआई या डायरेक्ट सीडेड राइस के कई लाभ होते हैं, जैसे इस विधि से नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही जल एवं मजदूरी पे होने वाले खर्च में भी बचत होती है। जी, डायरेक्ट सीडेड राइस में पोषक तत्व प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण शस्त्र क्रियाओं के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। किसान भाइयों और बहनों, धान की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सीधी बिजाई से अगर आप धान उगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं। खास करके पानी की कमी लगातार होती जा रही है, आपको श्रमिक भी नहीं मिलते। ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई करके लाभ उठा सकते हैं। बुआई के समय की जहाँ तक बात है तो ये 5 से 25 जून के बीच होता है, यानी मोटे तौर पे जब आप नर्सरी के लिए बुआई करते हैं पौधशाला में, वही समय सीधी बिजाई के धान का होता है। इसके अलावा किस्मों के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो आप अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, कम अवधि में पकती हो मोटे तौर पे, और वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ यानी कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रति रोधिता रखती हो, जल की मांग उनकी कम हो, और इस तरह की किस्में आप लें। जैसे अगर हमारे संस्थान की आप किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या आप पूसा 1612 ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोकल जो किस्में हैं आपकी अधिक पैदावार देने वाली, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। साथ ही साथ अगर आपने प्रमाणित बीज नहीं लिया है, अपने घर के बीज को प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसका उपचार ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें और खेत की तैयारी अच्छे से करें। पहले एक उसमें पलेवा लगाएं। पलेवा लगाने के बाद जब सही दशा में खेत आ जाए तो एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के खेत को समतल कर लें
और लेज़र लैंड लेवलिंग का आजकल चलन चल रहा है। तीसरे चौथे साल आप उसका भी प्रयोग करते हैं, इससे आपका खेत इकसार हो जाता है, काफ़ी लाभ मिलता है। बुआई आप मशीन जो सीड ड्रिल, आम सीड ड्रिल होती है, देसी हल होता है, उससे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पाटा लगा दें। इसी प्रकार बिना जुताई के भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप जीरो टिल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या हैप्पी सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फसल अवशेष आपके उस खेत में है, गेहूं के या किसी अन्य फसल के। सीधी बिजाई से काफ़ी लाभ होता है, पानी की बचत होगी और आपके श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत भी आपको कम होगी। साथ ही साथ इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। इसमें खरपतवार थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लें पेंडिमिथालिन का। पेंडिमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और ये 500 लीटर पानी में इस मात्रा को मिला लें और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। और एक खास बात और रह गई है, वो है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। और सबसे पहले आप मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर वो ना हो तो बताई गई मात्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, पोटाश और जिंक की भी सारी मात्रा आप बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, पहला भाग आप बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग में लाएं जब कल्ले बनने होते हैं, और दूसरा आप 60 से 65 दिन बाद जब उसमें बालियों का निकलना या बनना शुरू हो जाता है, गाभे की अवस्था होती है, उस अवस्था पे प्रयोग करें। अगर आप इन सब विधियों को अपनाएंगे तो आप सीधी बिजाई से भी धान की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से संबंधित समस्याओं का समाधान बताएंगे। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से शिवशंकर जी ने तोरई के फसल के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग के पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ है, जो कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दे और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 17 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 16 और 17 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 16 और 17 मई को पंजाब में, 17 मई को उत्तर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज, बिजली के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 14 से 17 मई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 15 से 17 मई के दौरान दक्षिण अंडमान सागर में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 18 से 20 मई 2022 के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्व दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना। प्रिय किसान भाइयों बहनों दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक पिछले अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।
कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाया जाने नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।